मैं कहती हूँ इतने बच्चों के पास पेपर के फ़ोल्डर नहीं होते जितने महानूर आबिद के पास होते हैं फ़ोल्डर के पेपर। अलग-अलग फ़ोल्डर बनाने पड़ते हैं। अच्छा ख़ैर, अब ये वाला जो है पास पेपर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ये वाला जो है इसकी वीडियो भी हो गई है, फ़र्स्ट एंड फ़ॉलोज़ वाली वीडियो में पड़ी हुई है। ये वाला मैंने अब कंप्लीट करा दिया और ये वाला आपको सबसे पहले वाला जो मैंने बताया उस वीडियो में पड़ी हुई थी। इसको बाद में करते हैं, इस वाले पास पेपर को देखें। इस बार जो पहला क्वेश्चन है ये आपको एक बच्ची समझाएगी, ठीक है, उसकी वीडियो मैं लगा दूँगी, बहुत अच्छे से समझाएगी, समझ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं फेजेज़ ऑफ कंपाइलर की, ये देखते हैं। और उसके LL1 पार्सर, ये जो मैं अभी आपको पिछले पास पेपर में करवा के हटी हूँ ना, ये वही वाला है। तो काइंडली जो है ना ये वही वाला सवाल है। मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट करके थोड़ा सा देता है, लेकिन वो सिर्फ उतनी सी ग्रामर दी हुई है और सिर्फ बोला है पार्सिंग टेबल बनाना है। आपने सिर्फ एक जो टेबल बना हुआ था ना वो परफॉर्म करना है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी इसके अंदर, ठीक है। जब आपको वो पार्स टेबल दिया होगा ना और उसने कहा हो कि आपने ये स्ट्रिंग गुजार के दिखाएं, तब आपने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद है जी ब्रीफली आपने बताना है जी कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिगुअस एंड नॉन एम्बिगुअस ग्रामर के विद एग्जांपल। ये हम देखते हैं अभी। ये थोड़ी सी लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेविएशन की जो है ना वो बनाई हुई है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। और मैं समझाने लगी थी लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट नहीं, मैं समझाने लगी थी आप लोगों को एम्बिगुअस ग्रामर और नॉन एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर, नॉन एम्बिगुअस ग्रामर जो वो इस पास पेपर में भी आ गया, तो जब इसको देखेंगे ना तो उसमें वो वाला भी कवर हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि अब जो है ना हम वो समझ लेते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर। अच्छा, ये थोड़ा जो है वो इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोर्स प्रोग्राम आता है, ठीक है, वो कंपाइलर के पास आता है। कंपाइलर जो है ना वो आगे उसको टारगेटेड फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करता है, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड, ठीक है। जावा का कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम उसके पास आता है, फिर वो ट्रांसलेटर को देता है, फिर वो आई थिंक सो इसका स्टैंड था, मुझे याद नहीं आ रहा, इंटरमीडिएट, आई थिंक सो इंटरमीडिएट कोड या इस तरह इसको कहते हैं। फिर JVM को देता है, जावा वर्चुअल मशीन को, और फिर उसकी आउटपुट जो है ना वो शो होती है, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। सबसे पहले सोर्स कोड आता है, फिर वो प्रोसेसर के पास जाता है, फिर वो उसको मॉडिफाई कर देता है सोर्स को, फिर वो कंपाइलर के पास जाता है, फिर उसको टारगेटेड असेंबली कोड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर असम्बलर के पास आता है। असम्बलर क्या करता है जी, उसको क्या लिखा हुआ है मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा, रीएलोकेटेबल, मतलब उसकी जगह जो है ना वो दे देता है। नहीं, असेंबलर का क्या काम है, वो असेंबलर क्या करता है, चेक करता है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को चेक करता है एरर वगैरह के लिए। और फिर लिंकर लोडर के पास जाता है, ये उनको जो है ना वो लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लिंकर और लोडर का डिफरेंस आप लोगों ने लास्ट में एक दफ़ा देख जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो मैं करवा दूँगी, लेकिन अगर मुझे जो है ना वो देखना ही पड़ना था, मैंने देखा नहीं था, अभी याद आया, तो आपने लास्ट में इसको जो है ना एक दफ़ा पढ़ लेना है। और फिर उसका हमारे पास टारगेटेड मशीन कोड हमें जो है ना क्या हो जाता है, मिल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास एक आता है एनालिसिस पार्ट और एक आता है सिंथेसाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम को छोटे पीसीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनकी IR बनाते हैं। IR क्या बताया था मैंने अभी, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है। अगर कोई सेंटेक्स में एरर या कोई मैसेज, अगर कोई सेंटेक्स आ जाता है तो फिर मैसेज के ज़रिए जो है ना हम बताते हैं कि आपका जो है ना वो एरर आ गया हुआ है। एनालिसिस पार्ट सिंबल टेबल से इन्फॉर्मेशन लेता है, सिंबल टेबल से उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है, दिस इज़ द फ्रंट एंड। ये हमारे पास फ्रंट एंड होता है। ये हमारे पास जो है ना ये टारगेटेड प्रोग्राम बनाती है फ्रॉम IR और सिंबल टेबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन बनाती है, IR बनाती है। ये टारगेटेड प्रोग्राम बनाती है, किसको यूज़ करके, IR और सिंबल टेबल को यूज़ करके। इसको हम जो है ना बैकएंड भी कहते हैं। कंपाइलेशन फेज़ को डिटेल से दिखाती है, सीक्वेंस ऑफ फेजेस, ठीक है। अब हम जो है ना इसके ये करने वाले हैं, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन्होंने याद लास्ट में कर लियो, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास लेक्सियल एनालाइज़र, ठीक है, लेक्सियल एनालाइज़र। अब लेक्सियल एनालाइज़र का काम क्या है, ये क्या करती है, इनपुट डाटा जो भी उसको दिया होता है उसको टोकन में, ठीक है, टोकन में कन्वर्ट करती है, जैसा कि कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, या कोई सिंबल हो गया। लेक्सिकल एनालाइज़र का ये काम है, क्या काम है कि ये टोकन में क्या करती है, इन हमारे डाटा को, इनपुट डाटा को क्या करती है, टोकन में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद आ जाता है सिंटैक्स एनालाइज़र। ये क्या करता है, ये उन टोकन्स को एनालाइज करता है, ठीक है, और एक वैलिड सेंटेंस और एक्सप्रेशन जो है ना वो बनाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक ये क्या करता है, उन टोकन्स को कोई ना कोई क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बना देता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद आ गया सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले एक तो चेक करता है, ठीक है,
उसके बाद एक स्कोपिंग देखता है उसका, फिर उसको सिंबल टेबल के साथ सिंबल टेबल मैनेज करता है, और एरर डिटेक्शन, ये इसके जो है ना वो काम है, जो ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसका क्या काम है, एक तो इसने आईसी इंटरमीडिएट कोड बनाना होता है, एक क्या करता है ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड, ट्रांसलेशन कर देता है किसकी, सोर्स कोड को, फिर क्या करता है सिंबल, इसको ये भी क्या करता है सिंबल टेबल को मैनेज कर देता है। अब आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेटर। अगर इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो तो इनको क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब कह लें मिनिमाइज़ कर देता है। उसके बाद आ जाता है कोड जनरेटर। ये क्या करता है, फर्स्ट करता है कन्वर्ट इनटू द असेंबली लैंग्वेज, फिर उसको टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कोड जनरेटर का ये काम है, ठीक है। अब जो है ना इसका जो है वो प्रोसेस कुछ इस तरह से है। प्रोसेस जो है ना वो प्रोसेस है, फिर इसको हम एड्रेस देते हैं, तो ये क्या कर देता है PAM नहीं सॉरी रैम, ठीक है। प्रोसेस जो है ना वो मतलब ये इस तरह से जो है ना वो इंस्ट्रक्शन चल रही है। रैम से हम अपने डाटा इंस्ट्रक्शन या वेरिएबल उठाते हैं, उस पर प्रोसेस होता है, और फिर जो है ना उसको जो है वापस किस में दे दिया जाता है, रैम में दे दिया जाता है। फिर क्या आता है जी, कौन सा फिर आता है मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेटर, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेटर, तो ये जो है ना क्या कर देती है, ये फिर उसको ये सारा जो है ना फेस किसका है, फेजेस ऑफ कंपाइलर है। तो ये एंड पे क्या होता है, हमारा जो हमारे पास जो कोड होता है ना वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फेजेस ऑफ कंपाइलर। ये इसी तरह आपने अगर याद आता है तो डायग्राम भी बनानी है और सिंपली इनकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सोर्स कोड आता है, फिर वो उसके ऊपर प्रोसेसर काम करता है, दैट इज़ फ्रंट एंड, उसकी IR बना दी जाती है। फिर हमारे पास मिडल एंड आता है, फिर उसको IR वही इंटरमीडिएट कोड जो है उसको बना देता है, फिर उसके पास असम्बलर के पास जाता है। असम्बलर यहाँ भी होता है बैक एंड होता है, ये लिंकर लोडर के जरिए उसको एग्जीक्यूट कोड कर देता है। ये वाली डायग्राम भी बना दीजिएगा और ये वाली डायग्राम भी बना दीजिएगा, दोनों ही आसान है। फंक्शन ऑफ प्रोसेसर की बात करें तो एक तो माइक्रो प्रोसेसिंग करता है, फाइन इंक्लूजन वगैरह। रेशनल प्री प्रोसेसर की बात करें तो ये लैंग्वेज एक्सटेंशन को ऐड कर देता है। तीसरी डायग्राम है ये वाली, अगर ये बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। सोर्स कोड आता है, स्कैनर, स्कैनर हम कहते हैं अपने पहले वाले को, लेक्सिकल एनालाइजर को, ठीक है। आता है टोकन बना देता है, टोकन बन के फिर पार्सर के पास जाता है। पार्सर हम कहते हैं सिंटैक्स एनालाइजर को, ठीक है। तो यहाँ से पार्सिंग होती है, फिर IR बना देता है, और अगर एरर वगैरह हो तो निकाल देता है, और ये हमारे पास फ्रंट एंड का फेज है, ठीक है। ये कुछ ये था। अब ये मेरे कुछ नोट्स बने हुए हैं, अगर कोई SS लेना चाहे तो वो ले सकता है। सिंपल पार्सर बताया हुआ है, पार्सर के टास्क बताए हुए हैं और टाइप्स बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये नीट बने हुए हैं, तो कोई अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है। अब वो वाली डायग्राम हाफ थी ना यहाँ तक फ्रंट एंड का काम, तो ये कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। पार्सर आ गया, पार्सर के बाद पार्स ट्री बनता है। टोकन, जब टोकन किसने बनाने होते हैं भला, कौन सा एनालाइज़र था भला, लेक्सिकल एनालाइज़र, जिसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, इसको हम एक और वर्ड भी बोलते थे भी जो मैंने बताया आपको, स्कैनर, ठीक है। इसको स्कैनर भी बोलते हैं। ये पार्सर आ गया, ये हमारा सिंटैक्स एनालाइज़र आ गया, ठीक है। फिर पार्स ट्री बनती है, फिर रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड होता है, यहाँ पे काम खत्म, फिर IR बना देता है, और ये सिंबल टेबल की मदद से एरर, ये एरर हैंडलिंग का टॉपिक आ गया। ये भी आप जो अगर SS लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बाकी फर्स्ट एंड फॉलोज में वो मैंने वीडियो में समझाए थे, तो ये वाला ये जो है ना प्रिडिक्टिव पार्ट्स, और बाकी जो है ना वो नीट नहीं है, लेकिन वो मैंने अपने लिए जो है ना वो अपने ज़माने में थोड़ा बहुत पढ़ती थी, तो वो ही नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। ये कोड जनरेशन है, ठीक है। ये पास पेपर ही सॉल्व किए हुए, वही वाला पास पेपर जो पहले वाला है ना वही वाला सॉल्व किया हुआ है। वो उधर से मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया है, तो ये बाकी दूसरे शुरू हो गए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से था। अब हम देखने वाले हैं क्या भला उस पास पेपर में रहता था, एक सवाल रहता था जो वो वाला एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस वाला। मेरे पास एक क्वेश्चन है पास पेपर का, जिसके अंदर हमने CLR टेबल बनाना है। उसमें हम लोगों ने, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, CGF ग्रामर दी हुई है। सबसे पहले आपने देखना है कि एम्बिगुअस तो नहीं है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो नहीं है, तो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। सबसे पहले आपने एक काम करना, आप प्रोडक्शन रूल्स लिख रहे हैं। एस का एक ये प्रोडक्शन रूल है, उसके बाद ए को एक्सपैंड किया हुआ, उसके 2 प्रोडक्शन रूल्स हैं। सबसे पहले हम जो है वो कैनोनिकल आइटम बनाएंगे। तो कैनोनिकल आइटम बनाने का ये मतलब है कि आपने S' लगा के x को ही एक दफ़ा एक्सपैंड कर देना है। यहाँ पे सबसे बेसिक जो बात है हमारे पास वो ये है कि CLR की ये बात होती है कि थोड़ा बहुत LR0 जैसा ही होता है, लेकिन इसका बेसिक जो पर्पज़ होता है वो ये है कि इसके साथ हमने LR1 आइटम यूज़ करनी होती है। LR1 आइटम का मतलब है कि LR0 प्लस लुक अहेड सिंबल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल का लुक अहेड सिंबल हमेशा डॉलर होता है।
हम डॉलर सिंबल साथ में उसके ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक्स को एक्सपैंड करेंगे, डॉट ए, फिर आप डॉलर का सिंबल लगाएंगे। उसके अलावा आप जब ए को एक्सपैंड करेंगे आगे, नेक्स्ट आपने देखना पॉइंट के बाद आगे क्या है, ए है, तो हम ए को हमने यहाँ पे एक्सपैंड करना है। ए को जब आपने एक्सपैंड किया तो आपने उसका एक प्रोडक्शन रूल यहाँ लिख दिया और दूसरा प्रोडक्शन रूल यहाँ लिख दिया। जब आपने इतना कर लेना तब आपने जो इनके आगे सिंबल लगाने हैं ना, ये बहुत ध्यान से लगाने हैं। जब आप ए को करेंगे ना एक्सपैंड, तो आपने फिर देखना है कि इनके फर्स्ट क्या है। इसका एक फर्स्ट है ए और एक फर्स्ट है बी, तो अभी इन दोनों के आगे जो है वो सिंबल बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको फर्दरली एक्सपैंड करना है। अब आपका CLR का बेसिक पॉइंट ही ये है कि आपने पॉइंट को नेक्स्ट शिफ्ट करते जाना है, जैसे हम LR 0 में करते थे। को LR ये पूरा बना लिया एक, तो आपने इसको बॉक्स में ऐसे सिंबलाइज करके I0 का नाम दे देना है। I0 के बाद अब आपने जब आगे पॉइंट जो है आपने इस पे शिफ्ट करना है, तो अब आप देखें कि आपकी इक्वेशन पूरी हो गई। आगे सिर्फ जो है ना वो डॉलर का साइन है, तो आपने इसको बंद करके I1 का नाम दे देना है। आपने जिस जिस हिसाब से इसको एक्सपैंड करना है वो आपने चेक करते जाना है। इसको हम बेसिकली गो टू फंक्शन बोलते हैं, जो आप LR 0 में पढ़ कर आए हैं। फिर आपने इसको देखना है, आपने जब पॉइंट आगे करना है, आगे फिर ए है, आगे हम फिर ए को एक्सपैंड करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप गो टू फंक्शन करते हैं ना, गो टू, उसमें आप जो है ना सिंबल नहीं चेंज करते। इसका हम डॉलर जो है ना वो नहीं चेंज करेंगे। पीछे हमने ऑब्वियसली किया था, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं करना है। उसके बाद आप इसको ए के लिहाज से ये चेंज हुआ, अब इसको I2 का नाम दे दे। अब स्मॉल ए के लिहाज से ये चेंज होगा, ए पॉइंट जो है वो आगे इसके शिफ्ट हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमने ये उनका जो सिंबल्स थे वो हम चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। ए को हमने अगेन एक्सपैंड किया, ये हमारा I3 है। जो आपका I4 है वो देखें, एक फाइनल जो है ना वो टर्म आपके पास आ जाती है, I4 पॉइंट आपका खत्म हो जाता है। अब आपका I1 कंप्लीट है, जबकि अब आपने I2 को देखना है। I2 को आप दोबारा जो है पॉइंट आप नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, ये आपका I5 बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जब आप इस वाले को इस छोटे ए के लिहाज से करेंगे, वो फिर एक आपके पास नई टर्मिनोलॉजी आ जाएगी डॉलर वाले साइन के साथ, I6 बन जाएगा। बी वाले को करेंगे तो ये आपका I7 फाइनल स्टेज है। I3 पे आ जाए, I3 पे ये जो आपने ए वाले के हिसाब से बनाना है, ये आपकी I8 बन जाएगा। ये पूरी बात आपकी कंप्लीट हो गई है। बेसिकली मैंने ये वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पे एक्सपैंड की है। अब आपने जब इसको करना है ना, तो आप एक रफ टाइम पे करके देखिएगा, सेम I3 आपका दोबारा जनरेट होगा। तो इसलिए हम इसको दोबारा ये वाला लूप लगा के इधर ही ए बना देंगे। फाइन, बी वाले को जब ये वाली टर्मिनोलॉजी करेंगे तो ये बनेगा, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। बी वाला आप देखें तो ये वाला आ रहा है, तो वो भी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप इसको ऐसे लाइन लगा के बी पे ले जाएंगे। उसके बाद जो अब आपका I6 है, I6 को आप एक्सपैंड करके देखें, आपका ये ए कंप्लीट हो जाता है। इस वाले ए को आप दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो ये I6 ही दोबारा बनेगा, तो ये हम ये वाली लूप लगा देंगे। और IB को आप करने की कोशिश करेंगे, लाइक ये वाला आप करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास I7 क्रिएट हो जाएगा, जो आपने पीछे भी क्रिएट किया था डॉलर साइन के साथ, जब आपकी फाइनल स्टेटमेंट आएगी। तब आपने CLR टेबल बनाना है, इसको पार्सिंग टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके आपने सबसे पहले गिन लेना है कि आपके पास टर्मिनल्स कितने हैं और वेरिएबल्स कितने हैं। मेरे पास एक ये दो जो है मेरे पास वेरिएबल है और ये दोनों टर्मिनल्स हैं। और डॉलर के साइन आपने मस्ट लगाना है। ए, बी और डॉलर साइन वाले पार्ट को हम एक्शन पार्ट कहेंगे और एस और ए वाले पार्ट को हम गो टू पार्ट कहेंगे। जितनी आपकी आईज बनी है उसको हम ये सारा काउंट करके लिख लेंगे। मेरे पास I9 तक बना है, तो मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया है। अब आपने सबसे पहला काम करना है कि आप देखिए 0 स्टेट पे आपके पास एस ने क्या जनरेट किया है, I1 जनरेट किया है, ए ने क्या जनरेट किया, I2 जनरेट किया है। तो आप गो टू पे जाके एस पे 1 लिख देंगे, ए पे 2 लिख देंगे। जब आप देखेंगे ना ये आपके ए बी पार्ट स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, जिनको आप टर्मिनल्स बोलते हैं, ये तो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं। अब आपने इनको देखना है, तो इसने आपको क्या क्रिएट करके दिया है, I3। तो आपने यहाँ पे I3 नहीं लिखना, ना ही यहाँ सिंपल 3 लिखना, आपने यहाँ पे लिखना शिफ्ट 3, इसके साथ एस आपने लाजमी लगाना है। ऐसे ही अब आप देखिए बी ने आपको क्या दिया है, शिफ्ट 4, तो आपने शिफ्ट 4 लगा दिया। 1 स्टेटमेंट पे या 1 जो आपका आगे नहीं आई है हमारे पास, आपने जो एक्सपेंड किया था वो देखा था, वो एक्सेप्टेड केस था क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका था। तो 1 में डॉलर के साइन पे आप क्या लिख देंगे, एक्सेप्टेड। स्टेट 2 चेक करनी है, स्टेट 2 पे आप जाएंगे I2 पे, वहाँ पे आपको ए पे एक I5 मिला है, तो आपने 2 पे जाके I5 पे 5 लिख देना है। उसके अलावा आपको I2 से स्मॉल ए के ऊपर I6 मिला, तो आपने उधर शिफ्ट 6 लिख देना है। बी से आपको मिला I7, तो आपने शिफ्ट 7 लिख देना है।
अब उसके बाद अगर आप देखेंगे I3 पे, I3 के स्टेज से आपको A से मिला है 8, तो आप 8 पे A पे जाके 8 लिख देंगे। स्मॉल a से आपको दोबारा जो है कैसे कहते हैं I3 ही जनरेट किया आपने, तो आप उधर S3 लिखेंगे। और उसके अलावा B से आप देखें तो आपका I4 ही क्रिएट हो रहा था, दोबारा जो रिपीट हो रहा था उधर आप लिख देंगे shift 4। अब ये जो चीज़ है रिड्यूस वाली है, समझने वाली है। और स्टेज 4 पे आपने देखा था कि आपके पास जो है जो B है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके आगे साइन जो था वो जो है वो नॉन टर्मिनल्स है, मतलब A भी है। तब हम इसको रिड्यूस करके लिखेंगे, ये फाइनल एंट्री है। अब आप ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्शन रूल था। B हमारे पास जो है थर्ड प्रोडक्शन रूल है। तो आप 4 पे जाके A और B दोनों पे क्या लिख देंगे, R3 एंड R3। 5 पे आपके पास जो है वो एक फाइनल स्टेज आ गई है, लेकिन डॉलर का साइन है, तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे रिड्यूस 1 R1 डॉलर के साइन के ऊपर, क्योंकि उसका आगे देखिए जो सिंबल है वो डॉलर है। उसके बाद स्टेज 6 पे जाएंगे, हम देखेंगे A से हमें मिली है I9, तो A पे हम जाके 9 लिख देंगे। उसके अलावा उसने हमें रिपीटेडली A को हमने दोबारा शिफ्ट किया तो हमारे पास 6 ही आया है, और B से हमें मिली है I7, तो शिफ्ट 6 और शिफ्ट 7 लिख देंगे। 7 पे जाएंगे, 7 हमारे पास ये स्टेज थी, ये कंप्लीट स्टेज है, डॉलर पे जाके रिड्यूस 3 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास 8 वाली स्टेट आ जाती है। 8 वाली स्टेट पे आपके पास देखे आगे दो जो सिंबल्स हैं वो A एंड B। अब हम ऊपर प्रोडक्शन रूल चेक करेंगे, ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्शन रूल था, A एंड B हमारे पास सेकंड वाला प्रोडक्शन रूल था, तो हम उधर जाके R2 एंड R2 लिख देंगे। उसके अलावा एंड पे जो आपके पास I9 जनरेट हुआ था वो डॉलर था, तो आप डॉलर पे जाके R2 लिख देंगे, क्योंकि ये जो रूल था ये देखिए ये वाला रूल था।